थप्पड़ से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है। वो बुजदार साहब जिनको चुल्लू भर पानी से ज्यादा पूरा एक सैलाब अब मैसर हो गया है, थोड़ी सी हिम्मत ही कर लें। शाह महमूद कुरैशी कभी कैंची निकालते हैं, कभी हाथापाई की खबरें आती हैं, उनको कुछ भी नहीं मिला। मामू का बेटा कामरान भी नहीं मिला और बादशाह का बेटा मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं मिला। ये मरियम नवाज शरीफ हों, उनको टोटल ब्लैकआउट किया जाता है तमाम मीडिया चैनल से भी और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम ही उनको कवरेज नहीं दे रहे। एक्चुअली मामू का बेटा कामरान था कौन? और जो मामू के बेटे कामरान ने हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की है हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है, शादियाने बज रहे हैं कि हो रिकवर कर गई है, रेहाम खान क्रेडिट दे, 39,000 पॉइंट्स पे ट्रेड कर रही है। खुद अपनी फोटो ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं मैं खालिद बिन सलमान, लेकिन नहीं, रेहाम खान की नजर खराब है। मैंने भी 2 दफा देखा, फिर मैंने डबल चेक किया, मैंने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, ये इनकी नजर खराब है। बहुत ज्यादा गैस का बिल आ रहा है, बहुत ज्यादा बिजली का बिल आ रहा है, 30 रुपए फी यूनिट बिजली पड़ रही है। इधर कर्फ्यू उधर कर्फ्यू, इस पे बैन उस पे बैन, इस पे बंदिश उस पे बंदिश लगा ही रहे हैं। खास तौर पे यूथियर्स के लिए एक आई साइट फंड, आंखें चेक कराने का फंड इनके लिए बनाए। हम बड़े अरसे से हम सभी अपने मामू के बेटे तलाश कर रहे हैं, लेकिन परसों हमें जो मामू का बेटा कामरान था जिसकी तलाश थी, आपको पता है सऊदी अरेबिया में हम ने बोला था कि एक ही खुशखबरी थी कि मामू का बेटा कामरान जो है वो रिहा होके वापस आ रहा है। तो एक दिन पहले हमें इत्तेफाक हुआ वो मामू का बेटा कामरान जो है उसको देखने का। लेकिन उससे पहले जब हमने उस मामू के बेटे कामरान को देखा तो हम उनके बारे में लिख रहे थे, हम उनके बारे में बातें ज़ाहिर है ट्वीट्स वगैरह कर रहे थे, उनको पब्लिसिटी दे रहे थे। तो मैंने देखा कि जो मेरी उर्दू की ट्वीट्स थी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रीट्वीट्स हैं, और जो इंग्लिश की ट्वीट्स हैं वो काफ़ी माकूल ट्वीट्स होती हैं, तो उन पर इतनी रीट्वीट्स नहीं होती। तो मेरी अंग्रेजी इतनी मुश्किल तो नहीं है, और उर्दू की रीट्वीट्स हज़ारों में। तभी अब मैंने बॉलीवुड के डायलॉग्स ट्वीट करने शुरू कर दिए हैं कि थप्पड़ से नहीं साहब, प्यार से डर लगता है। और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि जो उर्दू की ट्वीट्स हुई हैं, चाहे वो थप्पड़ हैशटैग हो या हैशटैग लकीरें हो, एक दिन में एक जमात और उनके जमात के परस्तार इतनी ज़्यादा खबरें जब दे देते हैं तो फिर हम बौखला जाते हैं कि किस किस को अटेंशन दें। वो बुजदार साहब जिनको चुल्लू भर पानी से ज़्यादा पूरा एक सैलाब अब मैसर हो गया है, थोड़ी सी हिम्मत ही कर लें। और दूसरी तरफ जनाब शाह महमूद कुरैशी कभी कैंची निकालते हैं, कभी हाथापाई की खबरें आती हैं, फिर तरदीद भी आती है। तो अब आजम खान साहब जो हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हटाने के और भी बड़े तरीके हैं, और वो वर्ल्ड बैंक का जो तरीका है वो एक रिस्पेक्टफुल तरीका है उनको अलविदा कहने का। थप्पड़ वप्पड़ मारने की जरूरत नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि शाह महमूद कुरैशी की सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो बातें आई हैं, और उसके बाद जब सऊदी अरेबिया गए हैं उनके बड़े हालात को साजगार बनाने के लिए, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। मामू का बेटा कामरान भी नहीं मिला और बादशाह का बेटा मोहम्मद बिन सलमान भी नहीं मिला। हम तो खैर अपने वैसे सियासी अदाकारों को भी इतना कवरेज नहीं देते। आप देखिए ना, ये मरियम नवाज शरीफ हों, उनको टोटल ब्लैकआउट किया जाता है तमाम मीडिया चैनल से भी और पर्टिकुलरली इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि हम ही उनको कवरेज नहीं दे रहे। लेकिन कुछ अदाकार हैं जो कि बहुत बहुत उनकी फॉलोइंग है, और एक ऑफ कोर्स हैं हमारे एंकर साहब, जिन्होंने जब से इंटरव्यू किया है तो हमें पता चल गया कि ये एक्चुअली मामू का बेटा कामरान था कौन। और जो मामू के बेटे कामरान ने हार्ट टू हार्ट डिस्कशन की है हमारे लाडले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, वो समझ नहीं आ रही थी कि इंटरव्यू चल रहा है या कामरान खान साहब हमारे लाडले वजीर आजम को जरा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज, वो एक काउंसलिंग सेशन की तरह लग रहा था कि नहीं आपने घबराना नहीं है, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सब कुछ जबरदस्त चल रहा है। और फिर जो उनसे अकॉर्डिंग टू मामू के बेटे कामरान साहब, उन्होंने कहा कि हमने बड़े सख्त सवाल किए, लेकिन जब उनसे प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा गया कि जी आप कैसे चल रहा है सब कुछ, तो उन्होंने कहा जी हम ना तजुर्बाकार थे, हमें कुछ आता जाता नहीं था इन अदर वर्ड्स, और हमें मईशत तबाह मिली। तो मईशत हमें वाकई इनको तबाह मिली क्योंकि जीडीपी इनको 5.8% पे नहीं मिला, इनको 5.8%, 5.8% ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को इन्होंने श्रिंक कर दिया और वो मनफी में चला गया। उसके बाद स्टॉक मार्केट भी इनको 2017 मई 2017 में उसका हाईएस्ट हिस्टोरिकल हाई था,
نواز شریف کا زمانہ تھا اور 51,000 پوائنٹس پہ ٹریڈنگ کر رہی تھی, ٹو بی ایگزیکٹ 50,591.6 پہ ٹریڈ کر رہی تھی. لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں معیشت تباہ ملی. جب اب ان کا موازنہ کیا جائے, جو ابھی کہہ رہے ہیں, شادیانے بج رہے ہیں کہ ہو ریکور کر گئی ہے, ریحام خان کریڈٹ دے, 39,000 پوائنٹس پہ ٹریڈ کر رہی ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ اس طرح ہے کہ پہلے ایک اسکائی اسکریپر تھا اور اسکائی اسکریپر بنا ہوا تھا, آپ نے اس کی منزلیں گرائیں اور اب 5ویں اسٹوری تک آپ واپس آ گئے ہیں. وہ جو 18 منزل کا اسکائی اسکریپر تھا وہاں تک نہیں پہنچے. تو میں اب آپ کے لیے تالیاں بجاؤں کہ پہلے خود گرایا, پہلے 51,000 پوائنٹ سے خود گرایا اور اب 39,000 پہ ٹچ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا جو وزیر اعظم کا خطاب تھا اس میں انہوں نے ایک ایکس رے دکھایا تھا سٹنٹڈ گروتھ کا, کہ ہمارے بچے جو ہیں میل نرشمنٹ کا شکار ہیں اور ان کی گروتھ سٹنٹڈ ہے. آئی تھنک اٹس اے ویری ویری گڈ تھنگ جو کہ شاید اس کے اوپر فوکس نہیں کیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ ایک آئی سائٹ فنڈ بھی بنانا چاہیے, بیکاز یہ جو نظر کمزور ہے ہماری کچھ کلٹ فالوئنگ کی, پی ٹی آئی کی, بڑے تھوڑے رہ گئے ہیں, لیکن ان کی جو نظر خراب ہے, اور اس کا اندازہ آپ اس سے کریں کہ ان کو ماموں کا بیٹا کامران عجیب عجیب جگہوں پہ نظر آتا ہے, جہاں ہے وہاں پہ نظر نہیں آتا, اور تو اور ولی عہد محمد بن سلمان بھی ان کو دکھائی دیتے ہیں جہاں وہ نہیں بیٹھے ہوتے. تو جناب اب ہم کیا کریں, ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں آپ کو کہ حضور والا مؤدبانہ گزارش ہے کہ خالد بن سلمان خود اپنی فوٹو ٹویٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں میں خالد بن سلمان, میں قمر باجوہ جنرل فیض حمید سے ملا ہوں. لیکن نہیں, ریحام خان کی نظر خراب ہے اس لیے کیونکہ وہ نہیں پڑھ سکتی اور فالو نہیں کر سکتی کہ یہ ہز رائل ہائنس خالد بن سلمان ہے اور محمد بن سلمان نہیں. میں نے بھی 2 دفعہ دیکھا, اتنی بے باک طریقے سے یہ جھوٹ بولتا ہے. میں نے بھی 2 دفعہ دیکھا, میں نے کہا میری عمر کا تقاضا ہے, ہو سکتا ہے محمد بن سلمان ذرا صحت بنا لی ہو. فیس ان کا ڈفرنٹ لگ رہا تھا. پھر میں نے ڈبل چیک کیا, میں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں, یہ ان کی نظر خراب ہے. تو وزیر اعظم صاحب نے ابھی جو یونیورسٹی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں, ساتھ ساتھ پلیز کچھ نرشمنٹ پہ بھی فوکس کریں, اور خاص طور پہ یوتھیاز کے لیے ایک آئی سائٹ فنڈ, آنکھیں چیک کرانے کا فنڈ ان کے لیے بنائیں. اور جناب یہ بھی سوال پوچھا ماموں کے بیٹے کامران نے کہ انڈیا آئسولیٹ ہو گیا اور ہم تو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ چھکے لگا رہے ہیں. اچھا مجھے نہیں پتا کہ شاید کامران خان صاحب نے نہیں دیکھا ہوگا شاہ محمود قریشی کی رینٹ, وہ بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ بھاگے بھاگے باجوہ صاحب اور جنرل فیض گئے ہیں سعودی عربیہ, مصروف ہوں گے اوبیسلی. انہوں نے انٹرویو سے پہلے بھی بقول ان کے انہوں نے ہارٹ ٹو ہارٹ کرنی تھی. پھر کراچی سے آئے ہیں, بڑا اچھا سیٹ لگا ہوا تھا, پیچھے کتابیں بھی تھیں, پتہ نہیں تھی اصلی تھیں کہ نہیں, لیکن اٹ واز نائس ٹو سی کہ دونوں طرف کتابیں ہی کتابیں تھیں. اینڈ ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ پتا ہو کہ سعودی عربیہ ہم سے خفا ہے, چین ہم سے خفا ہے, اور بقول وزیر اعظم صاحب کے خود ہی انہوں نے مان لیا کہ جناب چائنیز پریزیڈنٹ ڈیلے کر رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی ایڈ کر دیا خود عمران صاحب نے کہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے, ہو سکتا ہے سردیوں میں آئیں. اب مجھے نہیں پتا کہ پریزیڈنٹ چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہے, پریزیڈنٹ شی کیوں انتظار کر رہے ہیں سردیوں کا, دسمبر کا کیوں انتظار کر رہے ہیں. آ بھی سکتے تھے, مئی گزرا, جولائی, اگست, نو سائن آف ہم. ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی برداشت نہ رکھتے ہوں جتنے کہ پاکستانی عوام رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کا حوصلہ اتنا زیادہ نہ ہو جتنا ہم لوگوں کا ہے. انہوں نے پیسے لگائے ہوئے ہیں پاکستان میں, انہوں نے کچھ وعدے لیے تھے, لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ 2 سال سے جی کچھ ہو ہی نہیں رہا. اب عاصم سلیم باجوہ صاحب نے ایک نیا فنڈ, ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے, بڑی خوش آئند بات ہے. آئی وڈ انکریج ایوری بڈی ٹو جوائن دیٹ. I would happily join for free, لیکن بی اے پاس ہونا ضروری ہے آپ کا, اور آپ کا کوئی ایکسپیرینس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ یہ سی پیک کا جو انٹرنشپ ہے, انٹرنشپ پروگرام, وہ جوائن کر سکتے ہیں. 3 مہینے کا انٹرنشپ ہے. مجھے معلوم پڑا ہے کہ اسٹائپنڈ کچھ گزارے لائق ہے, برا نہیں ہے, اسپیشلی فار سمبڈی کہ جو ابھی گریجویٹ, فریش گریجویٹ ہوں اور اچھی اردو اور اچھی انگلش لکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. عمران صاحب نے تو جابس نہیں دینی, شاید سعودیہ سے ہمارے بیچارے 10 لاکھ لوگ بھی واپس آ جائیں, تو چائنا ہی کو ہمارے لیے روزگار بنانا پڑے گا پاکستان میں. سو آئی فار ون ایم ویری ہیپی ٹو سپورٹ. پاکستانی عوام میں سے 23% نے کہا کہ ان کا ٹرسٹ عمران میں ہے. 23%. ویسے تو میں 23% سے بھی حیران ہوں. شاید وہ بھی کامران خان صاحب کی طرح دیکھ نہیں سکے کہ ڈپلومیسی کی کیا حالت ہے. شاید وہ بھی یہ بھی نہیں دیکھ سکے کہ روپی کتنا گر گیا ہے. پہلے سال میں جو روپے کی قدر گری, وہ
साल 2019 में जो फिस्कल ईयर 2019 गुजरा लाडला वज़ीर आज़म के सरपरस्ती और निगरानी में, तो उसमें 31.73%, 31.73% डिवैल्यूएशन हुई। ये भी बड़ी बात है कि उनको ऑडियंस मिल गई और उनको इंटरव्यू का मौका मिल गया। शाहजेब खानज़ादा साहब, सलीम साफ़ी साहब, और कौन है हमारी ख़वातीन, आसमा शिराजी साहिबा, वो तो बहुत पहले ही से बेचारी ब्लैक लिस्ट हुई हैं। लेकिन अच्छा होता कि अगर ये जो माहौल डिस्क्राइब कर रहे हैं कामरान साहब के, बहुत अच्छे माहौल में ये इंटरव्यू हुआ है, ये शर्फ बाकी एंकर्स को भी नसीब होता। अगर अगले 2-3 महीने भी ये ट्रेंड रहा कि फॉरेन रेमिटेंसेस इतनी ही रहीं, लेकिन ये जो अभी जो इजाफा हुआ है वो प्रॉब्ली इस वजह से हुआ है कि ईद थी, लोगों के जिनके घर चलते थे 12,000 में, अब वो 15,000 20,000 में भी नहीं चलते। बहुत ज़्यादा गैस का बिल आ रहा है, बहुत ज़्यादा बिजली का बिल आ रहा है, 30 रुपये फ़ी यूनिट बिजली पड़ रही है। तो जिनकी फैमिलीज़ पाकिस्तान में हैं, मैं तो ऑब्वियसली फैमिली को नहीं भेजती, लेकिन जिनकी फैमिलीज़ हैं, जिनके बच्चे हैं पाकिस्तान में, जिनकी बीवियाँ, बहनें, माँ बाप हैं, उनको ज़ाहिर है कंसर्न है पाकिस्तान में लोगों का। तो लॉकडाउन की वजह से लोगों ने, मेरी इत्तला में है कि ज़रा ज़्यादा भेजा है, और फिर ईद भी गुजरी है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको यहाँ पे रिडंडेंट किया गया है, उनकी जॉब लॉसेस हुई हैं, तो उनके पास थोड़ा सा पैसा, आपको पता है एक गोल्डन हैंडशेक मिलता है जब जॉब लॉसेस होती हैं, कि ये जो 240 अरब रुपए का ये जो दावा कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जी हमने कार के में 240 अरब रुपए हमारा एक मार्का है, वो ये भूल गए कहना कि एक्चुअली ये PMLN के दौर से इंटरनेशनली कोर्ट्स में इसको फाइट किया जा रहा है। इस इशू को PMLN ने कोर्ट्स के थ्रू और बैन अल-अक़वामी सतह पे इसकी जंग लड़ी है, और अब जो अदालती फैसला है वो अब आया है। GIDC का भी यही है, उसका भी यही है कि वो भी इट्स जस्ट द फैक्ट कि कोर्ट्स में इतना टाइम लगा है। जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड था, वो उस वक्त कभी सिंध हाई कोर्ट, कभी पेशावर हाई कोर्ट, इस तरह बहुत से रोड़े अटकाए गए, लेकिन अब जाके उसका अदालती फैसला आया है। तो बात यह है कि औरों के प्रोजेक्ट्स पे तख्तियाँ लगाने तक तो ठीक था, लेकिन अब यू टेकिंग इट टू फार। ज़रताज गुल साहिबा की तारीख की किताब, जो कि शायद उन्होंने अपने किलर स्माइल वज़ीर आज़म ही से हासिल की है, उनके मुताबिक 17 अगस्त को कोई खुशी का दिन है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, लेकिन उनको कौन तारीख सिखाए, उनकी तारीख अपनी है। 17 अगस्त ही को प्रेस क्लब के इलेक्शंस हुए, मतीउल्लाह जान साहब प्रेसिडेंट के लिए खड़े हुए, और मुझे बड़ी तस्कीन हुई जब वो हारे, इसलिए क्योंकि अगर वो जीत जाते तो मैं समझती कि मतीउल्लाह जान साहब गलत हैं, लेकिन उनका हारना इस बात की गवाही देता है कि जमहूरी आवाज़ के लिए अभी पाकिस्तान में जगह नहीं है। इस वक्त जिसके मुंह में जो आता है वो सोशल मीडिया पे लिख देते हैं, एंड आई थिंक कि क्या हम सबको मामू का बेटा बन जाना चाहिए, क्योंकि मामू का बेटा ही होगा तो सऊदी अरेबिया से उसको रिहाई मिलेगी, मामू का बेटा ही होगा तो उसको शायद कोई प्रिविलेज मिलेगा। लेकिन जो भी थोड़ी सी हिम्मत करेगा सवाल करने की, थोड़ी सी हिम्मत करेगा कि सर आप क्या कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी के साथ, थोड़ी सी हिम्मत करेगा कि सर डॉलर किधर पहुंच गया है, रुपया कितना गिराएंगे अब, थोड़ी सी हिम्मत करेगा कि आपको क्वेश्चन करेगा, तो वो गाली का मुस्तहक होगा, और वो सर्टनली ना कोई इलेक्शन जीतेगा, चाहे वो सहाफ़ी बरादरी का इलेक्शन क्यों ना हो। और वो लोग सहाफ़ी बरादरी में वो लोग जीतेंगे, शॉकिंग एज दिस इज़, कि जो 2 इलेक्टेड नुमाइंदों को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 MNAs को, अली वज़ीर और मोहसिन दावर को, जिनको पार्लियामेंट इजाज़त देती है कि वो पार्लियामेंट पे आके बैठे, जो कि अपने हल्के के नुमाइंदे हैं और बड़े मौसर नुमाइंदगी करते हैं, ख़ास तौर पे मोहसिन दावर, वो उन दोनों को और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मंजूर पश्तीन को प्रेस क्लब इस्लामाबाद से बैन कर देते हैं। ये किस माशरे में हम रह रहे हैं कि जहाँ लाडले तो इधर कर्फ्यू उधर कर्फ्यू, इस पे बैन उस पे बैन, इस पे बंदिश उस पे बंदिश लगा ही रहे हैं, लेकिन हमारे प्रेस क्लब वाले भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, हमारे जमहूरी नुमाइंदगान को जो वोट के बलबूते पे आए हैं, वो शायद 2 ही लोग हैं जो वोट के बलबूते पे आए हैं, उनके ऊपर बैन लगा देते हैं इस्लामाबाद प्रेस क्लब में।
لیکن وہ الیکشنز میں نہیں ہاریں گے. یہ کس قسم کی صحافت کی نمائندگی کر رہے ہیں اور یہ کس قسم کی سیاست کی نمائندگی کر رہے ہیں.